वेलकम एवरीवन। थर्ड ईयर की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पंजाब का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय करने के बाद अब बारी है अवध राज्य का विलय, जो भी लॉर्ड डलहौजी की नीतियों, लॉर्ड डलहौजी के कुचक्रों और लॉर्ड डलहौजी के षड्यंत्रों का ही नतीजा था। जैसा कि आप जानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार जो था वो षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था और यही कारण है कि मुगल सत्ता जो थी वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में विभिन्न मुगल सरदार अमीर जो थे वो आपस में ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए थे और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखने लगे थे। यहाँ अब हम बात करते हैं अवध का स्वतंत्र राज्य जो स्थापित हुआ था, उस राज्य का संस्थापक कौन था? मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान मुल्क इस अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, जो मुगल दरबार में ईरानी अमीरों का नेता था। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मुगल दरबार में ईरानी गुट, तुरानी गुट, भारतीय मुस्लिम्स का गुट और साथ ही साथ एक हिंदू शासक जो थे उनका भी अपना वर्चस्व था। मराठों की महत्वपूर्ण भूमिका चल रही थी। तो वजीर निजामुल मुल्क और सादत खां जो थे, इन दोनों में गहरी वैमनस्यता थी और ये दोनों में हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। सैयद बंधु जो कि मुगल दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, स्पेशली सत्ता परिवर्तन में और फर्रुखशियर के शासन काल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। शासन संचालन में भी, विभिन्न नीतियों के गठन में भी सैयद बंधु जो थे वो प्रभावशाली होते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में मुगल बादशाह द्वारा सैयद बंधु के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए, उन्हें हटाने के लिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सादत खां की भी रही थी। अतः प्रसन्न होकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा सादत खां बहादुर की उपाधि सादत खां को दी गई थी। इस तरह से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान मुगल दरबार में सादत खां के द्वारा बनाया गया था। और बाद में आप देखिए धीरे धीरे स्थिति ये थी कि मुगल दरबार की राजनीति जो थी उसने मुगल बादशाह और सादत खां के बीच पुनः एक बार दूरियां जो थी वो बना दी थी और इस तरह से सादत खां अब अपने स्वतंत्र राज्य अवध या अपने स्वतंत्र सूबे अवध की ओर पुनः प्रस्थान कर गया था। इसके बाद आप देखिए जो अवध का प्रमुख नवाब था, सादत खां का उत्तराधिकारी वो था सफदरजंग, जो रिश्ते में सादत खां का भतीजा भी था और दामाद भी था। 1748 ईस्वी में सफदरजंग को मुगल बादशाह द्वारा अपना वजीर नियुक्त किया गया। सम्राट और सफदरजंग के बीच संबंध अच्छे चल रहे थे, लेकिन रुहेले और बंगश पठानों के विरुद्ध जब संघर्ष स्टार्ट हुआ या प्रारंभ हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए अवध के सीमावर्ती क्षेत्र फर्रुखाबाद और रुहेल खंड में जो ये बसे हुए थे, रुहेले और पठान, और अवध क्षेत्रों में ये लूटमार किया करते थे। सफदरजंग इन्हें कुचलने के लिए मराठों और सूरजमल जाट जो भरतपुर का शासक था का सहयोग चाहता था और उससे सहयोग लिया पठानों का दमन करने के लिए। ऐसी स्थिति में आप देखिए मुगल बादशाह और सफदरजंग के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और दोनों के बीच गृह युद्ध या गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस गृह युद्ध में मुगल सम्राट जो था वो विजयी रहा। नवंबर 1713 ईस्वी में सफदरजंग ने इसीलिए वजीर का पद त्याग दिया और वह वहां से अवध वापस लौट गया। उसकी मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद जो अन्य दूसरा नवाब या उत्तराधिकारी बना वो था शुजाउद्दौला, जिसे आप
बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व, अंग्रेज शासन की स्थापना, प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के समय पढ़ चुके हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अब्दाली का साथ शुजाउद्दौला के द्वारा दिया गया था और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से यही शुजाउद्दौला पराजित हुआ था और उसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। इतना ही नहीं, 1765 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम की सहायता भी शुजाउद्दौला ने की थी, लेकिन अंग्रेजों से परास्त होने के बाद शुजाउद्दौला की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और 1765 में इलाहाबाद की संधि और इसके बाद 1768 ईस्वी में अंग्रेजों से उसने संधि की थी। अब हम बात करते हैं बनारस की संधि की, क्योंकि इलाहाबाद की संधि जो है वो हम पूर्व में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के दौरान पढ़ चुके हैं, जब बक्सर के युद्ध के बाद ये संधियां हुई थी। अंग्रेजों और अवध के बीच संबंध, अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच संबंधों की पूरी विस्तृत रूप से हमने चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं बनारस की संधि की, जो 1773 ईस्वी में हुई थी। इसका कारण ये था, शुजाउद्दौला अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसकी निगाहें रुहेलखंड के राज्य पर टिकी हुई थी। सितंबर 1773 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स बनारस आया तो शुजाउद्दौला उससे मिलने गया और उसने अंग्रेजों से एक नई संधि की, जिसे बनारस की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत आप देखिए, कड़ा व इलाहाबाद के सूबे जो थे, कड़ा और इलाहाबाद के सूबे पुनः शुजाउद्दौला को प्राप्त हुए, क्योंकि ये कड़ा और इलाहाबाद के किले सूबे जो थे, आपको याद होगा, मुगल बादशाह को अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब से दिलवा दिए गए थे। बदले में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया। रुहेलखंड की विजय के लिए अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करना और प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के खर्चे के लिए 2,10,000 रुपये प्रति माह देना नवाब के द्वारा स्वीकार किया गया। एक बहुत बड़ी धनराशि थी जो निश्चित रूप से अवध के राज्य की आर्थिक स्थिति को गिराने और अंग्रेजों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए पर्याप्त थी। नवाब को सैन्य संख्या बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो पूर्व में की गई संधियों के अनुसार अवध की सैन्य शक्ति जो थी उसको सीमित कर दिया गया था। अब उसे रद्द करके नवाब को अपनी सैन्य संख्या बढ़ाने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। इसके साथ साथ शुजाउद्दौला जो था उसने अपने राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया था। नवाब द्वारा ब्रिटेन के बादशाह के वजीर के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लिया था। इस शर्त से, ये जो लास्ट शर्त रखी गई थी, इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि नवाब की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, इस बनारस की संधि से वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। इसके बाद जो शुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी था वो था आसफुद्दौला। 1775 ईस्वी में अवध की अवनति प्रारंभ हो गई। इसका कारण ये था कि आसफुद्दौला जो था एक अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का नवाब से दुआ और वह भोग विलास में डूब गया, जिसका पूरा लाभ अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। इसी के तहत 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि आसफुद्दौला और कंपनी सरकार के बीच संपादित हुई। इस संधि के तहत पहले की भांति कंपनी ने अवध की सुरक्षा का वचन तो दिया, परंतु इस बार उन्हें सुरक्षा का मूल्य चुकाने के लिए कहा गया। अवध के नवाब ने इसके लिए बनारस, गाजीपुर और चुनार के जो जिले थे और काफ़ी महत्वपूर्ण थे,
वो कंपनी सरकार को सदैव के लिए सौंप दिए। यानी अवध पर से अब इनका अधिकार जो था, अवध का अधिकार, वो सदैव के लिए समाप्त हो गया था। इस तरह से दिन पर दिन अंग्रेजों की स्थिति जो थी वो मजबूत होती चली गई और अवध की स्थिति डाउन होती चली गई। नवाब को काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस आर्थिक कठिनाई का कारण अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण किया जाना, साथ ही साथ आप देखिए धन की मांग जो थी अंग्रेजों की वो निरंतर बढ़ती जा रही थी, उसमें कमी नहीं हो रही थी। इसलिए अवध पर जो कर्जा था वो कर्जा भी दिन पर दिन बढ़ता चला गया। इन परिस्थितियों में अवध हो या कोई भी राज्य हो, आर्थिक दृष्टि से वो राज्य कमजोर पड़ता चला जाएगा। अगला शासक जो था वो वजीर अली था, जिसने 21 सितंबर 1797 को आसिफुद्दौला के मृत्यु के पश्चात नवाब का पद ग्रहण किया था और इसके द्वारा भी जो अंग्रेजों की मांगे थी उनको स्वीकार किया जाता रहा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए वजीर अली जो था उसकी उम्र कम थी, मात्र 18 साल का था, उसे प्रशासनिक अनुभव भी नहीं थे और मृत नवाब के भाई सादत अली ने इस समय गवर्नर जनरल से अपील कर ये कहा कि वजीर अली जो नवाब बना था वह एक नीची जाति से उसका संबंध था या संबंध रखता था। ऐसी स्थिति में वह नवाब पद के योग्य नहीं है और अंग्रेजों के साथ मिलकर सादत अली जो था उसने नवाब का पद ग्रहण कर लिया था। स्वाभाविक है अंग्रेजों की सहायता से सादत अली ने नवाब का पद प्राप्त किया था, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की हर शर्त को मानना, अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना उसकी विवशता बन गई थी। सादत अली ने अंग्रेजों की इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से पुनः उनके द्वारा जब संधि प्रस्ताव रखा गया तो सादत अली ने उसको स्वीकार कर लिया और इस नई संधि के तहत 76 लाख रुपए वार्षिक शुल्क देना सादत अली ने स्वीकार कर लिया तथा इलाहाबाद का जो महत्वपूर्ण किला था उस किले पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो इस तरह से आप देखिए धीरे धीरे अवध के जितने भी महत्वपूर्ण किले, जितने भी महत्वपूर्ण भूभाग थे, एक के बाद एक वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चले गए। अब बात करते हैं वेले जली की दबाव नीति, जो अवध के विलय को लेकर के या अवध पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। मई 1798 ईस्वी में वेले जली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अवध के नवाब को बाहरी आक्रमण का खतरा दिखाकर वेले जली ने नवाब पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने नवाब को अवध में ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी करने के लिए कहा और अपनी सेना को विघटित कर बढ़े हुए ब्रिटिश खर्च को पूरा करने की हिदायत दी। निश्चित रूप से ये भय जो बाहरी आक्रमण का दिखाया गया था उसके पीछे उद्देश्य जो था वेले जली का, वो अवध की राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप करना, ज़्यादा से ज़्यादा अवध पर अपने अधिकारों और वर्चस्व में वृद्धि करना रहा। ऐसी स्थिति में अवध की जो सैन्य संख्या थी उसमें कमी करते हुए जब ब्रिटिश सैन्य संख्या दुगनी कर दी गई तो सैनिक स्थिति से भी अंग्रेज अब अवध में काफ़ी मजबूत स्थिति प्राप्त कर चुके थे। 1801 ईस्वी में नई संधि कर सैन्य खर्च के नाम पर आधा अवध कंपनी सरकार को नवाब के द्वारा दे दिया गया। अब आप देखिए शेष आधा अवध जो था उसका विलय करना अब बाकी रह गया था। तो इस तरह से सुरक्षा के लिए बार बार धन की मांग करना, जब धन की आपूर्ति संभव नहीं हो पाई, ऐसी स्थिति में अवध के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र और भूभाग थे उन पर कंपनी ने अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार
जो कंपनी राज्य की सीमा थी उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती चली गई और अवध की राज्य सीमा जो थी वो धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई। इसके तहत जो और महत्वपूर्ण राज्य थे गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली और मुरादाबाद के महत्वपूर्ण जिले जो थे वो भी अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिए गए। इस तरह से वेले जली की दबाव नीति जो थी वो सफल सिद्ध हुई और अब कंपनी का अवध के आधे राज्य पर अधिकार स्थापित हो चुका था। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में लॉर्ड डलहौजी और अवध का विलय पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।